नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और वो चर्चाएं आज सुबह तब शुरू हो गई जब महाराष्ट्र में राजनीति में एक नया मोड़ आया। लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कुछ विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद कुछ नया पक रहा है क्या? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले आज यहां के दो बड़े नेताओं की मुलाकात हुई। ये नेता शरद पवार और छगन भुजबल। एनसीपी में टूट के बाद छगन भुजबल अजीत पवार गुट में शामिल हो गए थे। जब ये टूट हुई थी तो एक बहुत बड़ा जो रोल था वो छगन भुजबल ने भी इसमें अदा किया था, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, शरद पवार के काफी करीबी माने जाते थे। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पाला बदल के अजीत पवार का हाथ थामा तो तभी शरद पवार को कम से कम उस वक्त थोड़ी देर के लिए झटका देने में कामयाब रहे थे। अब इसके बाद पहली बार वो शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं टूट के बाद। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात अजीत पवार की जानकारी के बिना हुई है। मुंबई के सिल्वर ओक में, जहां पर शरद पवार रहते हैं, दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और इस तरीके से अटकलें अब लगाई जा रही हैं कि मुलाकात के बाद छगन भुजबल ने कहा कि वो, क्योंकि उनसे पूछा गया कि क्यों आए थे आप मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि पवार मुंबई में हैं, इसकी मुझे जानकारी मिली थी, इसलिए मैं उनसे मिलने आ गया था। मैं उनसे पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि एक विधायक के तौर पर मिलने आया था। भुजबल ने कहा कि मैंने उनसे कहा है कि महाराष्ट्र की स्थिति बहुत खराब है, मराठा आरक्षण को लेकर गतिरोध है, ऐसे में आप राज्य के बड़े नेता हैं तो आपको आगे का रास्ता निकालना चाहिए। जिस पर शरद पवार ने कहा कि मैं इस मुद्दे पर एक दो दिनों में मुख्यमंत्री से बात करूंगा। लेकिन कई दिनों से मराठा आरक्षण को लेकर और उसके अलावा भी छगन भुजबल थोड़े नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। उनके अब तक लगातार ये बात होती रही, उनसे कई बार ये पूछा भी गया कि क्या आप नाराज हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उन सब परिप्रेक्ष्य में जब ये मीटिंग हो रही है तो क्या फिर से वहां पर कुछ पलटता दिखाई पड़ रहा है? आपको सुनाते हैं कि शरद पवार से मुलाकात के बाद छगन भुजबल ने कहा क्या था। महाराष्ट्र में सबसे बुजुर्ग नेता वही है जिनको ये सारी बातें गांव-गांव में कैसे चलता है, रहन सहन क्या है, सामाजिक परिस्थिति क्या, उनसे ज्यादा मैं नहीं समझता कि कोई जानता है। और ये ओबीसी और मराठा झगड़ा जो है और ओबीसी के ऊपर अन्याय ना हो, इसलिए मैं किसी को भी मिल सकता हूँ। मैं मोदी साहब को मिलूंगा, मैं राहुल गांधी जी को भी मिल सकता हूँ, किसी को भी, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं किसी के भी घर पर दरवाजे पर जा सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो गरीब लोग हैं गांव-गांव में बसे हुए, वो जो है शांति रखे और शांति से इसमें जो है रास्ता निकले। अब छगन भुजबल कुछ भी कहें, लेकिन इस मीटिंग के जो बात जो है वो कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, सियासी मायने जो है वो निकालने की कोशिश हो रही है। छगन भुजबल अचानक शरद पवार से मिलने क्यों पहुंचे? क्या छगन भुजबल कोई नया कदम उठाने वाले हैं? ओबीसी नेता हैं तो अगर पलट जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा। क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से खलबली मचने वाली है? जो अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ के मचाई थी, अब क्या उसका कुछ रिवर्स होने वाला है? क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले नई समीकरण बनेंगे और क्या लोकसभा चुनाव के बाद ये नए समीकरण बनते दिखाई पड़ रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से पाला बदलने का खेल होने जा रहा है? ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित और रौनक कुकरे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे जरा थोड़ा सा बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ये पूरा मामला आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल, जो कि अपने आप में एक बड़े ओबीसी नेता भी हैं, वे अचानक आज एनसीपी शरद पवार गुट के नेता शरद पवार के घर मिलने उनसे पहुंच गए और इस दिशा में कुछ उनके बीच में चर्चा हुई। इसके मायने क्या हैं इस मुलाकात के, क्योंकि अचानक ही मुलाकात हुई, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया गया था, ये समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े हैं, जो कि एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ हैं और महाराष्ट्र की राजनीति एक लंबे अरसे से कवर करते आए हैं। रौनक, अचानक में छगन भुजबल शरद पवार के पास में जाते हैं और उसके बाद जब वो निकल कर आते हैं तो कहते हैं कि उनकी बातचीत जो है वो मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर हुई है। किस तरह से आप इस मुलाकात को देखते हैं? तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे वक्त में ये मुलाकात हुई है जब महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में
मराठा और ओबीसी समुदाय के बीच में जिस बात का जिक्र खुद इस मुलाकात के बाद छगन भुजबल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, उन्होंने साफ कहा कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, ऐसी खाई दोनों समाज के बीच में हो गई है कि मराठा समाज ओबीसी समाज की दुकान पर राशन लेने भी नहीं जा रहा, या फिर मराठा समाज का कोई व्यक्ति ओबीसी समाज के यहाँ पर शादी में नहीं जा रहा। ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में नहीं देखने को मिल रही थी। इस सिलसिले को देखते हुए, इस गंभीरता को देखते हुए सरकार ने चंद दिनों पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी नेताओं को आमंत्रण भेजा गया था, इसलिए कि ये जो मुद्दा है इसको सर्वसहमति से जल्द रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, इससे पहले कि ये बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक को बुलाए जाने का मसला क्या था? अब क्योंकि मराठाओं को तो सरकार ने आरक्षण दे दिया बीते फरवरी में विशेष सत्र बुलाकर जो है, लेकिन अब मराठा आंदोलनकारियों की मांग क्या है, पहले वो बताइए। जी देखिए, मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल की मांग ये है कि हमें अलग से आरक्षण मराठा कोटा का नहीं चाहिए। जिन लोगों को, जो मराठा है, जिनको ओबीसी के तहत कुणबी होने का सर्टिफिकेट मिला है, कुणबी यानी जो खेती किसानी करने वाले, उन्हें महाराष्ट्र में कुणबी कहा जाता है। महाराष्ट्र के जो अलग अलग रीजन है, खासतौर से विदर्भ का जो रीजन है, वहाँ पर जो खेती किसानी करने वाले हैं वो कुणबी के तहत यानी ओबीसी के तहत ऑलरेडी आरक्षण पा रहे हैं, लेकिन जो मराठवाड़ा का रीजन है वहाँ के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। मनोज जरांगे पाटिल का ये कहना है कि जिनके पास ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो कि हैदराबाद प्रेसिडेंसी के वक्त में जो ओबीसी कैटेगरी में आते थे, आज भी अगर वो ओबीसी कैटेगरी में है, भले ही वो मराठा होंगे, अगर उनके पास वो सर्टिफिकेट है तो उनके सगे संबंधियों को भी दिया जाए। लेकिन जो ओबीसी कम्युनिटी है, ओबीसी नेता है, उनका इसको विरोध है और सरकार की भी यही भूमिका है कि ऐसे किसी को भी ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दिया जा सकता। तो ये एक बड़ा पेंच फंस गया और इसी मसले पर चर्चा के लिए विपक्षी पार्टी को भी, यानी सर्वदलीय बैठक में विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी बुलाया गया था और उसमें शरद पवार भी नहीं पहुंचे और कोई भी विपक्षी नेता नहीं पहुंचा। छगन भुजबल ने तो आरोप भी लगाया कि बारामती के एक बड़े नेता का फोन विपक्षी नेताओं को आया, इसलिए वो लोग बैठक में नहीं पहुंचे। इशारों में शरद पवार की बात कर रहे थे। शरद पवार पर ये आरोप लगा रहे थे कि शरद पवार ने ही वो बहिष्कार, एक तरह से कहेंगे कि बहिष्कार करवाया उस सर्वदलीय बैठक का। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और आज अचानक वो शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे। दरअसल सरकार एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि शरद पवार मीडिया में कुछ अलग बयान देते हैं और उनकी पर्दे के पीछे कुछ अलग राजनीति चल रही है। इस तरह के भी आरोप शरद पवार पर लगते रहे कि मनोज जरांगे पाटिल को हवा देने का काम शरद पवार करते रहे। हालांकि इस पर शरद पवार ने कभी खुलकर कुछ अपनी बात नहीं रखी और शरद पवार की राजनीति करने की एक अपनी स्टाइल रही है। हमारे साथ इस वक्त इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए विजय चोरमोरे साहब जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं सकाल ग्रुप के, और हमारे साथ वेंकटेश केसरी साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। चोरमोरे साहब, ये आखिरी बार भी जब हम इस तरह के मौके पर बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि ये अंतिम पत्ते अभी फेंके नहीं गए, विधानसभा चुनाव से पहले अभी बहुत सारी बिसात जो है वो बननी बची है। खास तौर से लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया है, क्या कहीं खलबली मची हुई है अजीत पवार कैंप के अंदर, लोगों के अंदर? विधानसभा के जो रिजल्ट आए उससे खलबली तो मच गए, सही है, मगर उसके बाद जो विधान परिषद का इलेक्शन हुआ उसमें उनकी दोनों सीटें चुन के आए के बाद उनका आत्मविश्वास बड़ा उभर के आया है। देखिए, कल ही जब बारामती में अजित पवार गुट का एक बड़ी रैली हुई थी, उस रैली में छगन भुजबल ने डायरेक्ट शरद पवार पे तीखे प्रहार किए थे कि सरकार ने बुलाई हुई सर्वदलीय बैठक में शरद पवार के इशारे पर विरोधी मविया के महाविकास आघाड़ी के लोग नहीं आए। इतना तीखा प्रहार करने के बाद 24 घंटे के बीच जाने के पहले ही भुजबल शरद पवार के घर जाते हैं। देखो, छगन भुजबल की जो भूमिका है शुरू से ही इस आंदोलन में बहुत ही विवादास्पद रही है। तो छगन भुजबल मंत्री रहते हुए एक एक्टिविस्ट की तरह मनोज जरांगे का जो आंदोलन चल रहा है उसे विरोध करते रहे। सरकार की भूमिका एक थी, एकनाथ शिंदे सरकार की पूरी सरकार की मराठा आरक्षण के बारे में भूमिका एक थी, और छगन भुजबल सरकार के विपरीत भूमिका आगे रखते हुए मनोज जरांगे से संघर्ष किए जाते थे। और उससे महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी जो दोनों समाज के तबके हैं, उस तबके में तनाव बढ़ रहा था। रौनक ने जिसका जिक्र किया कि मराठवाड़ा में तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति है, मराठा कम्युनिटी के लोगों के यहाँ से ओबीसी कम्युनिटी के लोग व्यवहार नहीं करते, ओबीसी कम्युनिटी के लोगों से मराठा समाज के व्यवहार नहीं करते। ऐसे में छगन भुजबल चक्रव्यूह में फंस गए हैं। वो वहां से बाहर कैसे निकलना, मुझे लगता है इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले, इस
इसके लिए वो शरद पवार के पास गए। शरद पवार की देखिए आरक्षण के बारे में, इस मराठा आरक्षण के बारे में शुरू से ही भूमिका क्लियर है। उन्होंने कभी, वो बार बार उसके बारे में बोलते नहीं है, मगर जब पहली बार अंतरवाली सराठी जहां मनोज जारंगे ने अनशन किया था और लाठी चार्ज हुआ था, उसके दूसरे दिन पवार वहां गए थे और तब भी उन्होंने कहा था कि ऐसे आरक्षण नहीं मिल सकता। आरक्षण मराठा समाज को आरक्षण मिलने के लिए केंद्र सरकार ने जो 50% की मर्यादा है वो बढ़ानी चाहिए। वो बढ़ाने के बजाय मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये शरद पवार शुरू से कहते रहे और मुझे लगता है शरद पवार की महिला आरक्षण के बारे में यही भूमिका है। दूसरी बात जो आ रही है कि सर्वदलीय बैठक में महाविकास आघाड़ी के लोग क्यों नहीं गए। देखिए तब असेंबली का सेशन चल रहा था और असेंबली के सेशन चलते हुए सेशन के बाहर कोई डिस्कशन करे, इसलिए महाविकास आघाड़ी के लोग तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जो भी सरकार को चर्चा करनी है चर्चा हाउस में करे, इसलिए वो नहीं गए थे क्योंकि सरकार का रवैया ऐसा रहा है कि जब सरकार पेच में फंसती है तो विरोधियों को साथ लेने की कोशिश करती है और जब फायदे का बात दिखते है तो श्रेय अपना निपट के आगे जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए विरोधी सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। वेंकटेश जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या पाला बदलने की फिर फिराक में है छगन भुजबल, या आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा आगे कि भाई आरक्षण को लेकर वो बात कर रहे थे, उनका हमेशा विरोध भी रहा है, कुछ दिनों से इस मुद्दे पर उनका थोड़ा अपनी खुद की सरकार से गतिरोध रहा, तो किस तरीके से, किस परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं इसे? ऐसे इस सवाल के 3-4 इश्यूज है, 3-4 एंगल है। पहला एंगल जो है कि ये छगन भुजबल ओबीसी के कद्दावर नेता है, तो वो कुछ पोजीशन ले रहे हैं। उनके साथ में जो लीडर है वो इतना सरकार के ऊपर प्रेशर डाल नहीं सकते। तो छगन भुजबल ओबीसी का इश्यू लेके खड़े हुए हैं, लेकिन वो कैबिनेट से बाहर आना नहीं चाहते क्योंकि उनको बताया गया है कि आप आने से ये आंदोलन कमजोर हो जाएगा। कैबिनेट में रहने के बावजूद भी पूरा कैबिनेट का समर्थन उन्हें मिलता है क्या, इसका अभी कुछ जानकारी नहीं है। दूसरा मुद्दा ऐसा है, छगन भुजबल के पीछे कोई राजनीति खेल रहा है। वो राजनीति कौन खेल रहा है, तो नाम भाजपा का जाता है क्योंकि बीजेपी का महाराष्ट्र में जो बेस है वो प्रमुख बेसिकली ओबीसी का है, लेकिन बीजेपी के नेता सामने नहीं आना चाहते। छगन भुजबल को सामने रख के वो अपनी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, जिसका एक परिणाम स्वरूप ऐसा दिखाई जा रहा है कि महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी है। तीसरी बात चल रही है कि छगन भुजबल बीजेपी में जाएंगे क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो छगन भुजबल नासिक से खड़े रहे, इसके लिए खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी इन्होंने कुछ प्रेशर डाला था, उन्होंने कुछ बता दिया था, लेकिन जो भी नेगोशिएशंस में जो होता है आखिर में वो हुआ नहीं वो। लेकिन छगन भुजबल आप पार्लियामेंट में आना चाहते हैं, असेंबली में वो रहना नहीं चाहते या महाराष्ट्र लेजिस्लेचर में नहीं रहना चाहते। चौथी बात ऐसी है कि एक तरफ आप शरद पवार को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, उनके ऊपर अटैक करना चाहते हैं, फिर उनसे घर जाके मिलते हैं और वो भी विदाउट अपॉइंटमेंट। क्या मतलब है? जब उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी उसके लिए कोई प्रपोजल नहीं था, तो सरकार के साथ अपोजिशन के लोग बैठ के उनके हाँ में हाँ मिलाने का कोई मतलब ही नहीं था। जब आप मीटिंग बुलाते तो आपका एजेंडा होना चाहिए। मीटिंग में, जनरल बॉडी मीटिंग में डिस्कशन नहीं होता है, जो आज शरद पवार ने भी कहा है, स्मॉलर मीटिंग में आप बात करो। तो ये सब ऐसे है, चुनाव के पहले महाराष्ट्र में क्या होगा बताया नहीं जा सकता। हाँ बताइए। बिल्कुल। तो चोरमोरे साहब, लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर अब जो विधान परिषद के चुनाव हुए, उसको देखते हुए अगर अभी मैं सिर्फ पूछूं कि आपको क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में जा रहा है, यानी कि चुनाव के अभी कुछ महीने बचे हुए हैं, उसमें फिलहाल कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए आज की स्थिति में महाविकास आघाड़ी ही मजबूत स्थिति में दिख रही है लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट की देखते हुए। और बाकी जो महाविकास आघाड़ी में जो दल है, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, पहले क्या होता था, कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों के अलायंस था और अलायंस सिर्फ रूरल एरिया में प्रभावित था। अभी देखिए शिवसेना उनके साथ जुड़ गए, इसलिए रूरल और अर्बन का कॉम्बिनेशन इसका इतना मजबूत हो गया है, वो पूरी की पूरी 288 सीटों पर मजबूती से लड़ सकते हैं। पहले कांग्रेस और जब शिवसेना उनके साथ नहीं थी तब कांग्रेस और राष्ट्रवादी एनसीपी अर्बन एरिया की जो 80-90 सीट है वो उन्होंने
बीजेपी शिवसेना को छोड़ ही दी थी, इसलिए उनके उनको समस्या होती थी। मगर इस बार शिवसेना साथ है उद्धव ठाकरे की, और कांग्रेस राष्ट्रवादी दोनों ही, इसलिए महाविकास आघाड़ी का आज की तारीख में मजबूत है। और केसी साहब, अगर मैं भी आपसे भी यही सवाल पूछूं, क्योंकि अभी विधान परिषद के चुनाव में हमने देखा कांग्रेस में किस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, उसको लेकर बड़ी नाराजगी है, लेकिन फिलहाल जो बिसात है उस पर कौन मजबूत दिखाई पड़ता है? चुनाव में क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज की तारीख में कौन मजबूत दिखाई पड़ता है? ऐसा है कि जो आपने महाराष्ट्र काउंसिल की जो बात की विधान परिषद की, तो इन हाउस वोटिंग था, और महाराष्ट्र के एमएलएस को तो आदत लग चुकी है कि दल बदल करो या पैसे लेके आप पाला बदलो, वो छोड़ दीजिए। लेकिन महाराष्ट्र का इलेक्शन आज अगर देखा जाए तो इंटरेस्टिंग रहेगा। लोकसभा के परिणाम देखें तो 31 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती है, और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की और भाजपा की सिर्फ कुल मिला के उनकी 17 सीटें, और अजित पवार का एक पकड़ के। तो महाराष्ट्र में ये इंटरेस्टिंग चुनाव होगा, लेकिन इस चुनाव किस इश्यू पे होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। शायद अगर ये मराठा वर्सेस ओबीसी हो सकता है, अगर ये इश्यू, ये लोग सवाल अगर उसने सॉल्व नहीं किया तो ये कास्ट लाइन पे बड़े पैमाने पे जाएगा, जहां डेवलपमेंट का मुद्दा जो है पीछे रहेगा। लेकिन एक बात है कि दोनों तरफ से तैयारी जोर से है, और यहाँ देखना पड़ेगा कि सीट शेयरिंग कैसे हो सकती है, उम्मीदवारों का चयन कैसा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। जैसे हमने कहा अभी बहुत उतार चढ़ाव महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को और मिलेंगे। इस मीटिंग के मायने कहीं लगाए जा रहे हैं, पर इसका अंत में क्या होने वाला है ये एक बड़ा सवाल बन के अभी भी जो वहाँ पे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो अभी भी इन पूरी घटनाक्रम को बड़ी बारीक नज़र से देख रहे हैं। चलिए अब आपके लिए रोज की तरह एक सवाल है, जिसे क्यूआर कोड जो आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा है उसको स्कैन करके उसका आप जवाब दे सकते हैं, अपना जवाब एनडीटीवी को भेज सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या संविधान के नाम पर राजनीतिक विवाद उचित है? इस पर आप अपनी राय एनडीटीवी को भेज सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी विपक्ष के संविधान बचाओ अभियान को लेकर आक्रामक हुई है, और केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। दिल्ली के सदर बाजार थाने में पुलिस ने खुजली गैंग से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजेंद्र और मुन्ना नाम के दोनों बदमाश पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रहने वाले हैं। वहां से ये वारदात करने के लिए दिल्ली आते थे। इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो को देखा और उसके जरिए इन पर नकेल कसी गई। आरोपी लोगों के शरीर पर खुजली पाउडर डाल देते थे, जिससे तेज खुजली महसूस होती थी, और उसी दौरान ध्यान भटकाते हुए ये पीड़ित का सामान लेकर फरार हो जाते थे। सदर बाजार में खरीदारी करने पहुंचे कई लोगों को इन ठगों ने अपना निशाना बनाया। इस तरीके की कोई कंप्लेंट तो नहीं आई हमें, लेकिन सोशल मीडिया की जो वीडियो थी उस पर एक्ट करते हुए हमने इसमें टीम्स लगाई। टीम्स लगाने के बाद हमने 2 जनों को इसमें एप्रीहेंड कर लिया जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इन दोनों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। हालांकि जो
जिन लोगों ने ये जिसकी वीडियो बनी है या जो लोग वहाँ पे मौजूद थे या मार्केट वाले जो थे, उन्होंने कोई कंप्लेंट इस मामले में पुलिस को नहीं दी। ये दोनों न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से हैं। तो ये सर अक्सर यहीं सक्रिय हैं या पहले मतलब इन्होंने वारदात पहले भी कर चुके हैं? नहीं, ये इनसे जो अभी तक पूछताछ हुई है उसके मुताबिक ये अभी ही आए हैं, ये पहले से यहाँ पे सक्रिय नहीं थे।